Hello friends, welcome to my YouTube channel You Came For। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल यू आर हैप्पी एंड फाइन। ओके, तो आज हम जानेंगे कि आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में। तो आईएएस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप कई बार सुने होंगे आईएएस, तो क्या है ये आईएएस? हम आज उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो आज हम टोटली फुल का डिटेल्स आप जानेंगे। तो जितनी सारी भी इंफॉर्मेशन है मैं सब आपको इस वीडियो में देने के लिए ट्राई करूँगी, तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। ओके, तो फर्स्ट क्या है इसे आईएएस एग्ज़ाम, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम फीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी एंड मोर सब के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईएएस क्या है आईएएस? ओके, तो आईएएस एक यूपीएससी conducts the engineering service examination every year, which is also popularly known as IES, to require the engineers for the post of Group A officers who work under the various department of the Government of India. The various departments are Indian Railways, Department of Telecommunication, Defense Service of Engineers, PWD, Public Work Division, Power and Central Water Engineering। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये ईएसई एग्जामिनेशन करती है हर साल, एक साल में एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो इंजीनियर के लिए ये पोस्ट निकलती है। ये जो इंजीनियर को जॉब मिलेगी वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए अंडर वर्क करेंगे। ये नहीं कि वो किसी पब्लिक डिपार्टमेंट के या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे। वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट के अंदर ही वर्क करेंगे। ओके, तो जिस भी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब पसंद है तो वो आईएएस के लिए अप्लाई कर सकती है। ओके, तो जो भी आप इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे, किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे? वो है इंडियन रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, पीडब्ल्यूडी या पब्लिक वर्क डिवीज़न, पावर एंड सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग। आप ये सब डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। आप इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी टू रिक्रूट द इंजीनियर इन द फॉलोइंग फॉर स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन क्या है इसका, ये कहती है कि जो आप एग्जामिनेशन देंगे तो इसी सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी क्वेश्चन आएगी और इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको फोकस करना है। आप इसी सब्जेक्ट के अंदर एग्ज़ाम देंगे। तो है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स बीटेक में बायोटेक्नोलॉजी या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये जो भी किए हैं वो भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। और आप चिंता मत कीजिए, आप सोच रहे हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, कि हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, हमारी ये सब सब्जेक्ट नहीं था, हम इस सब्जेक्ट में डिग्री नहीं किए हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। आप भी ये दे सकते हैं। पर आपको ये सब सब्जेक्ट से के अंदर किसी एक से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर फोकस करके इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। ओके, तो द एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड ए पर्सनल इंटरव्यू। तो ये जो आईईएस एग्ज़ाम है इसे 3 भागों में डिवाइड है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरी है मेंस एग्जामिनेशन और तीसरी है पर्सनल इंटरव्यू, है ना। ओके, तो पर्सनल इंटरव्यू आप इसी टेस्ट को क्लियर करके ही आप एक जॉब के लिए एलिजिबल है। ओके, तो
ये जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो भी टू पार्ट में डिवाइड है, मेंस एग्जामिनेशन ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। तो उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट। तो अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जाम। ओके, तो फर्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक कैंडिडेट्स की जो अप्लाई करना चाहती है। तो कैंडिडेट्स शुड हैव मस्ट बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग आइदर BE और BTech फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or an institution. Candidates have MSc degree in electronics, radio engineering, radio physics and wireless engineering as a special subject are also applicable for some limited post। ये कहती है जो भी स्टूडेंट BE और BE बैचलर इन इंजीनियरिंग और BTech बैचलर इन टेक्नोलॉजी किए हैं, इसमें डिग्री किए हैं वो और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और भी एक बात, जो MSc किए हैं मास्टर इन साइंस जो किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो इंजीनियरिंग, रेडियो फिजिक्स एंड वायरलेस इंजीनियरिंग में जो किए हैं वो भी इस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। पर ये नहीं कि जो MSc इन फिजिक्स, MSc इन केमिस्ट्री किए हैं और MSc इन केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट्स में किए हैं वो नहीं दे सकते। MSc इन मैथमेटिक्स इस टाइप का सब्जेक्ट में वो जो जब डिग्री करेंगे वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, तो अब चलते हैं नेशनलिटी। क्या नेशनलिटी होना चाहिए? द कैंडिडेट शुड हैव इंडियन सिटीजनशिप एंड द कैंडिडेट हैज ए सिटीजनशिप ऑफ नेपाल और भूटान कैन ऑल्सो अप्लाई। जो भी कैंडिडेट्स इंडिया के तो होंगे ही होंगे, जो और कैंडिडेट नेपाल और भूटान में है, भूटान के कैंडिडेट सिटीजनशिप है वो भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो ए पर्सन फ्रॉम तिब्बत who had permanently settled in India before January 1, 1962 can apply and also जो भी कैंडिडेट्स हैं तिब्बत के जो चाइना के अंदर है, चाइना के कंट्रोल में है, और जो तिब्बत के सिटीजनशिप तिब्बत के लोग जो 1962 के पहले इंडिया में सेटल हो गए हैं वो भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद तो कैंडिडेट्स बिलोंग टू इंडिया हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम वियतनाम, श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया, जाम्बिया, मालवाई, जारी एंड इथियोपिया with the intention of permanent settlement in India। ये जो मैंने कंट्री का नाम लिया, इस सब कंट्री का लोग जो इंडिया में परमानेंटली सेटल है वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो अब चलते हैं एज लिमिट क्या होगी इस एग्ज़ाम को देने के लिए। पहली बात तो ये है कि द मिनिमम एज ऑफ ए कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर द IAS एग्ज़ाम शुड बी 21 ईयर्स। जो कैंडिडेट एटलीस्ट मिनिमम एज होगी 21 ईयर्स। ओके, जो भी कैंडिडेट 21 ईयर्स के होंगे वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। द मैक्सिमम एज ऑफ ए कैंडिडेट्स टू बी अपीयर फॉर द IAS एग्ज़ाम शुड बी अंडर 30 ईयर्स। जो भी 30 ईयर्स की एज होंगे वो भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, there is a relaxation in upper age limit up to 5 years if the candidates belong to SC or ST categories। जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज है उनके लिए 5 years रिलैक्सेशन है। मतलब वो उसके बाद जो there is a relaxation in upper limit 3 years इसके लिए OBC कैटेगरी के लिए जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 3 year रिलैक्सेशन है। If the candidate is a domicile of Jammu and Kashmir from January 1, 1980 to December 31, 1989, there is a relaxation for 5 years in upper age limit। जो भी कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का जो डोमिसाइल का मीनिंग होती है जो भी
परमानेंटली सेटल और परमानेंटली लिविंग प्लेसेस जो जिन लोगों का है जम्मू कश्मीर में जो 1980 टू लेके 1989 तक जो भी हैं वो इस एग्ज़ाम को उसके उनके लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन है। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं, देयर इज ए रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट 5 इयर्स फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू अप्लाई कैटेगरी। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे होंगे वो भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए वो भी उनके लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन है। ओके, आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, क्या एप्लीकेशन कितने रुपये लेते हैं। द UPSC IAS एप्लीकेशन फीस एज डिटेल्स बिलो फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल और OBC कैटेगरी के लिए है 200 रुपीज़। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहती हैं जनरल और अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लोग उनके लिए 2200 रुपीज़ है। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC और ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी नो फीस। जो कैंडिडेट SC शेड्यूल कास्ट है, क्या शेड्यूल ट्राइब है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और फीमेल कैटेगरी और जितने भी फीमेल कैटेगरी वो जनरल भी हो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, अब चलते हैं। द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस कैन बी डन ऑनलाइन आफ्टर कंप्लीटिंग द UPSC IAS एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म। देयर आर वेरियस पेमेंट मोड्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। You can make payment using credit card, debit card, the internet banking, etc. You can also make the payment at your nearest State Bank of India branching using pay in slip। तो आप जब एप्लीकेशन फ़ी क्या, हाँ, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप पे करेंगे। ये कई भी सारी मेथड है आप एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने के लिए। ओके, तो आप क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी दे सकते हैं। ओके, तो इंटरनेट बैंकिंग, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करके दे सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब आप यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप नियरेस्ट स्टेट बैंक के जाकर पे इन स्लिप में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो मेन ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो the IAS exam paper can be split into 3 major stages. The first stage is IAS preliminary exam, the second stage is IAS main exam, and the third stage is personality test or personal interview. And IAS aspirant need to clear all the 3 stages up to become an IAS। जो IAS होंगे उनको 3 स्टेजेस हैं। ये IAS के एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज है इन प्रिलिमिनरी स्टेज, सेकेंड स्टेज इज मेन स्टेज एंड थर्ड स्टेज इज पर्सनल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू राउंड। और जो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं वो इस सभी एग्ज़ाम को, सभी मोड्स को क्रैक करना होगा। ओके, पास करना होगा। तो पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स IAS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम again divided into 2 papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 consists of objective type questions from the subjects general studies, engineering aptitude of the total 200 marks. The duration of solve the paper is 2 hours. Paper 2 also objective type questions. Paper 2 contains question basically from engineering discipline of 300 marks. Solve this paper is 3 hours. Okay, तो ये क्या है ना, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपकी 2 स्टेज में होगी। एक है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका 200 मार्क आएगा। क्या क्या सब्जेक्ट होगा ना, जनरल स्टडीज़, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ये सब आएगा। और पेपर 2 में आपको सिर्फ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आएगा। 3 आवर्स के पेपर होगा। ओके, तो अब चलते हैं मेन एग्ज़ाम के बारे में। मेन एग्ज़ाम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसमें क्या है, पेपर 1 इज ए कन्वेंशनल टाइप एग्ज़ाम ऑफ 300 marks. All the questions are from main engineering subjects
हु इज द एप्लीकेंट अप्लाई। मैंने जो आपको जो सब्जेक्ट किए अब बताए थे पहले, जो 4-5 सब्जेक्ट बताए थे, सिविल इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इस सब से आप एक चूज करेंगे और उसी सब्जेक्ट में आप 300 मार्क का पेपर देंगे मेन एग्जाम में। ओके, और वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कन्वेंशनल टाइप। कन्वेंशनल टाइप मीन आपका सिर्फ मैंने आपका स्किल टेस्ट के साथ और कुछ भी एग्जाम होगा। मैंने आपका सोचने का तरीका क्या है, आप किस टाइप के सोचते हैं। ओके, आगे आप एक ऑफिसर होना चाहिए, ऑफिसर होने की तरह सोचते हैं या नहीं, वो आप इसी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के थ्रू ये आपका पेपर होगा। ओके, तो ड्यूरेशन इज 3 hours। पेपर 2 ऑल्सो कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन 300। ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम मेन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हुई जो एप्लीकेंट अप्लाई। ये भी पेपर 2 भी उसी टाइप का होगा जिसने आप अप्लाई किए होंगे। ओके, तो द टाइम ड्यूरेशन इज़ 3 hours। इसके लिए भी 3 hours है। जो भी कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करेगा वो सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होगा, वरना वो नहीं होगा। और जो भी मेन एग्ज़ाम क्लियर करेगा, ओके, तो फाइनल स्टेज मैंने आपको जो भी अच्छा ठीक है, मैंने आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगी। तो एग्ज़ाम आपको मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1 और ऑब्जेक्टिव पेपर 2 होगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 hours के 200 की मार्क क्वेश्चन होगी। तो मेन एग्जामिनेशन कन्वेंशनल पेपर 1 पेपर 2 भी कन्वेंशनल। ओके, तो 3 hours की होगी, 300 मार्क्स का होगी। तो इसका जो सिलेबस है आप उनके वेबसाइट यूपीएससी वेबसाइट में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं भी आपको एक डिटेल्स में बताऊंगी उसके सिलेबस, एक अलग वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी क्या क्या उसमें आती है। ओके, तो अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। आईएएस सिलेक्शन प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 3 stages। The candidates who clears all 3 stages will be selected for IAS. The candidate also clear the first stage will be proceeding to the second stage, which is mains exam. After clearing both the stages, a final merit list will be released on the basis of IAS cutoff. Okay, the candidates who clear the cutoff will proceed to the final stage, which is personality test. The following 3 stages are preliminary test, main examination, personality test। ओके, तो माफ़ करना, ये बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारे घर के तरफ एक पूजा हो रही है। ओके, तो क्षमा करना इस आवाज़ के लिए। ओके, तो ये क्या कहती है, जो भी कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करेंगे वो सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यूपीएससी एक मेरिट लिस्ट निकालती है। उस मेरिट लिस्ट के थ्रू जो भी पास होंगे और जो भी सिलेक्ट होंगे वो सिर्फ थर्ड मोड ऑफ एग्ज़ाम या इंटरव्यू टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और उनको बुलाया जाएगा। और अब आते हैं तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट यूपीएससी डिसाइड कट ऑफ एंड ए मेरिट लिस्ट is released by UPSC. The candidates who clear the cutoff are selected as engineering by UPSC। मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद चलते हैं सैलरी क्या होगी। ओके, गवर्नमेंट जॉब है ये, तो आप जानते हैं सैलरी क्या होगी। ओके, अच्छा ही तो होगी। ओके, तो अब चलते हैं। आपका जो पहला लेवल होगा तो वो होगा जूनियर लेवल का पोस्ट। ओके, तो आपका पहला लेवल होगा जूनियर लेवल। आप जो पहला पोस्टिंग होगा, ओके, उसके पे स्केल होगा पर मंथ 5,600 से लेके 39,100 के तक, और आपका जो ग्रेड पे होगा 5,400 रुपीज़। उनके बाद जो प्रमोशन होकर सीनियर लेवल के आप हो जाएंगे उनको तब आपकी सैलरी होगी 15,600 से लेके 39,100 रुपीज़। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा पे स्केल। सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपकी ग्रेड पे चेंज हो जाएगी, ग्रेड पे बढ़ जाएगी, ग्रेड पे हो जाएगी 66,600 रुपीज़। और उसके बाद जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड सिलेक्शन ग्रेड स्केल चीफ इंजीनियर लेवल 2
सुपर टाइम ग्रेड चीफ इंजीनियर, एडिशनल जीएम, कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड और अपेक। ओके, तो इतना ही होगा। तो आप 90,000 आपकी हायर सैलरी 90,000 होगी। और आपकी पे इसमें ग्रेड पे आप अवेलेबल, मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो मैंने आप चाहेंगे तो मैं फिर एक और सी वीडियो बनाऊंगी सिर्फ सैलरी, डिटेल सैलरी के लिए। आप प्लीज़ जब चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। ओके, तो उसके बाद चलते हैं। ओके, बस इतना ही था आज के लिए। बस और एक बात कहनी है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए सिर्फ आप बीई और बीटेक ग्रेजुएटेड होना ही पड़ेगा। आप बीएससी और बीए, बैचलर इन साइंस एंड बीए बैचलर इन आर्ट्स, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स, ये सब ग्रेजुएट के थ्रू आप नहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप सिर्फ बीई और बीटेक के थ्रू दे सकते हैं और एक एमएससी में दे सकते हैं, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। जिस सब सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया है उस सब सब्जेक्ट के लिए आप सिर्फ दे सकते हैं। ओके, तो बीएससी में क्या है, जो एमएससी जो किए हैं वो दे सकते हैं। और सिर्फ रेडियो इंजीनियरिंग, रेडियो फिजिक्स और वायरलेस इंजीनियरिंग में जो किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो एमएससी किए हैं वो एलिजिबल हैं, और कोई भी एलिजिबल नहीं होगा। ओके, आप याद रख दीजिए। तो बस इतना ही था आज का वीडियो में। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।